नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो लेसन था आपके पास मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम लोग बात कर रहे थे, पिछले वीडियो में भी बात किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आइए इसमें आगे देखते हैं। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे क्या, इरविन चारगाफ का एक नियम है अर्थात रूल्स, चारगाफ का रूल्स। तो चारगाफ रूल क्या कहता है, आइए इस पर देखें। तो देखें, एडेनिन का प्रतिशत थाइमिन के बराबर होता है। ये रूल ये कहता है कि एडेनिन का प्रतिशत थाइमिन के बराबर होता है व ग्वानिन का प्रतिशत साइटोसिन के बराबर होता है। ये बात कही गई, अर्थात एडेनिन इक्वल टू थाइमिन, ग्वानिन इक्वल टू कह सकते हैं साइटोसिन आपके पास। लेकिन ये प्लस टी, ध्यान रहे, ए प्लस टी नॉट इक्वल टू जी प्लस सी, ये इक्वल नहीं हो सकते हैं। ए और टी का अनुपात जी और सी के अनुपात के दोनों इक्वल नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रहे। अगला पॉइंट इसमें देखें, एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन, ये इक्वल होगा आपके पास। अगला देखें, देखिए एडेनिन प्लस थाइमिन बटे ग्वानिन प्लस साइटोसिन, ये क्या है, बेस रेशियो है, अर्थात जो नाइट्रोजनस क्षारक था उनका रेशियो है आप कह सकते हैं। तो देखिए बेस रेशियो इज कांस्टेंट होता है, किसमें, स्थिर रहता है, किसी एक स्पीसीज में, किसी एक पर्टिकुलर जाति में कहा गया है। तो बेस रेशियो इज कांस्टेंट इन स्पीसीज बट चेंज इन डिफरेंट इन डिफर स्पीसीज, अलग अलग जातियों में अलग अलग यह अनुपात आता है। कहने का तात्पर्य यह है, एक जाति के जीवों में बेस रेशियो जो है वो एक होता है, अलग प्रकार की जो जाति होगी उसका बेस रेशियो अलग होगा। इट मीन्स बेस रेशियो डिफर स्पीसीज टू स्पीसीज, ये बात ये इसमें कही जा रही है, किसमें, चारगाफ के नियम में। देखिए आगे हम देखना चाह रहे हैं कि जो बेस रेशियो है, देखिए यूकैरियोट में क्या होता है, ग्रेटर देन 1 कहा गया, क्योंकि आपको हमने बताया था कि यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं वहां पर एडेनिन और थाइमिन टाइप का डीएनए पाया जाता है, अर्थात यूकैरियोटिक जीवों में ये और टी का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, किसमें, ग्वानिन और साइटोसिन की तुलना में। इसलिए इसके डीएनए को हम लोगों ने क्या कहा था, ए जो है टी टाइप डीएनए। आगे देखें, बेस पेयर इन प्रोकैरियोट में देखा जाए तो कहा गया है क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। देखिए आप देख रहे हैं यहां पर, तो आपके पास जो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वहां पर क्या होता है, ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है, ग्वानिन और साइटोसिन की पाई जाती है। इसलिए हम लोगों ने कहा था जीसी टाइप का डीएनए। तो देखिए इसमें जीसी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, यहां पर क्या थी, एटी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, इस बात को ध्यान आपको रखना है। अब हम मान लेते हैं कि इस पर एक प्रश्न, तो देखिए माना हमने इफ कहा गया, ग्वानिन क्या दिया हुआ, 30%। एक प्रश्न में ले रहा हूं, मान लिया हमने कि ग्वानिन की मात्रा दी गई है 30%, व्हाट इज द प्रतिशत ऑफ थाइमिन कहा गया है। तो चूंकि आपको मालूम है ये प्लस जी होता है इक्वल टू टी प्लस क्या होता है, सी होता है। तो हमें जब मालूम है और प्रतिशत हमें किसका दिया है, इसका दिया गया है प्रतिशत 30% है, क्या है, जब ये आपके पास 30% होगा, और क्योंकि हमको मालूम था क्या था कि जो है जी जितना होगा, देखिए ये और जी जो है का अनुपात उतना ही अनुपात टी और सी का होगा। हमसे पूछा गया थाइमिन का, और जी और सी किसके साथ बनाते हैं, पेयरिंग बनाते हैं। इसका मतलब हो गया इसकी भी मात्रा कितनी होगी, 30% होगी, और इन दोनों का अनुपात क्या हो सकता है, 50%, 50 ए। तो इस प्रकार से 20% ए आपके पास हो जाएगा, 20% ए हो जाएगा। तो इस तरीके से जो उत्तर आपके पास बनकर आ गया वो क्या आ गया, थाइमिन की जो प्रतिशत मात्रा आई वो कितनी आ गई, 20 आपके पास आ गई। क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि
एडेनिन और ग्वानिन की सांद्रता क्या है 50%। ऐसे थाइमिन और साइटोसिन का दोनों का प्रतिशत कितना है 50%। तो ओबेसली जब आपको पास ग्वानिन की मात्रा बताई गई 30 है तो रेस्ट कितनी बची रह गई 20। जब हम जानते हैं कि ग्वानिन की 30 है तो इतनी ही परसेंटेज तो साइटोसिन की होगी 30, तो रेस्ट बचा रह गया 20। तो अर्थात 20% जो आपके पास बचा रह गया वो क्या था, थाइमिन था। आगे देखिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्या होगा यदि डीएनए को 80 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाए या बॉयल किया जाए। सीधा सा पॉइंट दिया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा डीएनए मॉलिक्यूल से। डीनेचर्ड का मतलब विकृतीकरण हो जाएगा। जो डीएनए की स्ट्रेंथ थी वो क्या हो जाएगी, विकृति हो जाएगी। विकृति का मतलब दो रज्जुक से डीएनए चूंकि बना था। डीएनए कैसे बना था, दो रज्जुक से बनने वाला डीएनए एकल रज्जुक में बदल जाएगा, अर्थात ओपन हो जाएगा, सिंगल चेन हो जाएगा। इस टाइप से ये चीज हो जाएगी। फिर अगला देखिए प्रश्न, क्या होगा यदि डीएनए को पुनः ठंडा कर दिया जाए। तो एक घटना होती है जिसका नाम एनालाइजिंग है। तो देखिए एनेलिंग हो जाएगी। प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, एनेलिंग। एनेलिंग का मतलब क्या है, रीनेचुरेशन आप कह सकते हैं, रीनेचर्ड हो जाना, अर्थात डीएनए फिर से कुंडलित हो जाएगा। अर्थात एक रज्जुक वाला था लिपट करके दो रज्जुक में फिर से बदल जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने जो इससे पहले वाला वीडियो देखा था उसी वीडियो का ही ये पार्ट है, उसी वीडियो का ही ये पार्ट है कि उसमें कौन कौन सी चीजें और जुड़ सकती थी, उसको हम लोगों ने देखा। देखिए बच्चों, अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें वो है डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग, डीएनए पैकेज करने की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, क्योंकि डीएनए एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स है, एक बहुत बड़ा माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे टॉपिक डीएनए की पैकेजिंग। तो देखिए डीएनए को पैकेजिंग के लिए एक हम मॉडल या सबसे लेटेस्ट जो मॉडल दिया गया इसके लिए, तो देखिए क्या दिया गया, न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया गया। डीएनए की पैकेजिंग को पढ़ने के लिए जो मॉडल प्रस्तुत किया गया उस मॉडल का नाम है न्यूक्लियोसोम मॉडल। इस मॉडल को सबसे पहले कोरनबर्ग और थॉमस ने दिया। देखिए न्यूक्लियोसोम मॉडल को प्रस्तुत करने वाला जो वैज्ञानिक है वो क्या है, कोरनबर्ग और थॉमस, इन लोगों ने इसे प्रस्तुत किया। जबकि न्यूक्लियोसोम नेम गिवन बाय आउटेट, इन्होंने सबसे पहले इसका नाम दिया। अब बात हम करते हैं कि वास्तविक न्यूक्लियोसोम है क्या। तो न्यूक्लियोसोम को एनयू बॉडी के नाम से भी हम जानते हैं, एनयू बॉडी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखें बच्चों, ये अब एनयू बॉडी या न्यूक्लियोसोम क्या होता है। ये क्रोमेटीन की बार बार रिपीट होने वाली इकाइयां हैं। एक क्रोमेटीन की बार बार रिपीट होने वाली क्या है, इकाइयां हैं, जो माला पर मोती के समान दिखती हैं, जो माला पर मोती के समान दिखती हैं। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। ये देखिए मॉडल मैंने तो बनाया है, लेकिन इससे पहले समझने से पहले एक ये समझिए, जैसे ये मान लिया क्या है, ये देखिए क्रोमेटीन आपके पास पड़ा हुआ है। एक थ्रेड लाइक जो रचना है ये क्या है, माला सब जानते हैं। तो माला में क्या है, एक धागा है, धागे के ऊपर क्या हो जाते हैं, ऐसे देखिए मोतियां, ऐसे बहुत सी धागे के अंदर ऐसे देखिए मोतियां लगी हुई हैं। उसी प्रकार की ये रचना दिखती है। तो आप इसे एज धागा मानकर चलिए, यानी जो आप क्या कहेंगे क्रोमेटीन है। और देखिए ये क्या है, जो मोती जैसी जो रचनाएं दिख रही, यही हमारी क्या है, न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम यही है। तो एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से जो जोड़ने वाला पार्ट है या डीएनए है, इस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए। तो लिंकर डीएनए का मतलब पूछा जाएगा, लिंकर डीएनए क्या है। तो आप कह सकते हैं वन न्यूक्लियोसोम टू अनदर न्यूक्लियोसोम जो यूनाइट होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, उस डीएनए के भाग को हम क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए बोलते हैं। तो देखिए यहां पर आपको ध्यान देना है कि डीएनए की पैकेजिंग में को पढ़ने के लिए हम न्यूक्लियोसोम मॉडल को देखते हैं। न्यूक्लियोसोम मॉडल को जो प्रस्तुत किया, ये न्यू बॉडी भी इसे कहा जाता है। ये है क्या वास्तविक, बार बार इसको रिपीट किया जा रहा, क्रोमेटीन की
क्रोमेटिन की बार बार रिपीट होने वाली क्या है, यूनिट है, अर्थात इकाइयां ऐसे बहुत बड़ा थ्रेड पड़ा हुआ है, मान लिया बार बार इस तरीके की। भाई एक माला कब बनेगा, एक बहुत बड़े धागे में बहुत सारे बिंदु होंगे, बहुत से बिंदु होंगे, तब माला बनेगा। एक धागे में एक डालने से माला थोड़ा बन जाता है। तो यहां पर ऐसे बहुत बार बार ऐसी रिपीट होने वाली क्या इकाइयां हैं जो माला पर मोती के समान दिखाई देती हैं। अब एक मोती को दूसरे मोती से जोड़ने के लिए, अर्थात एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से जोड़ने वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, लिंकर डीएनए कहलाता है। देखिए आगे बात करें हम, तो बात आती है कि क्रोमेटिन क्या है। क्रोमेटिन है क्या, तो धागे नुमा रंगीन संरचनाएं, धागे नुमा रंगीन संरचनाएं हैं जो केंद्रक में दिखती हैं। धागा, अभी चूंकि मोती की बात हो रही थी तो मोतियां कहां लगाई जाएंगी, धागे में लगाई जाएंगी, अर्थात क्रोमेटिन में लगाई जाएगी। तो क्रोमेटिन क्या हुआ, धागे नुमा रंगीन संरचनाएं हैं जो केंद्रक में देखी जाती हैं। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियोसोम में है क्या। देखिए क्या भाई, न्यूक्लियोसोम की बात अगर करें तो देखिए इसमें एक हिस्टोन क्या है, प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर, हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर। देखिए 2 अणु प्रत्येक हिस्टोन के, ऑक्टामर का मतलब 8 चीजें। और देखिए यहां पर कौन कौन से प्रोटीन है, H2A, H2B, H3, H4। तो एक अणु इसका, एक अणु, ये कुल कितने हुए, 4 अणु हुए, और प्रत्येक के 2-2 अणु जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना लेगा, ऑक्टामर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 4 जो है, 4 चीजों, देखिए ये आपके पास जो डीएनए की पैकेजिंग आप देख रहे हैं, पैकेजिंग, तो इसमें आप इसको ऐसे उठा लीजिए, आप देखिए क्या 1 2 3 4 आप ऐसे देख रहे हैं, 4 चीजें हैं। तो देखिए ये 4 क्या हैं, ये मॉलिक्यूल्स हिस्टोन प्रोटीन्स के हैं। एक हिस्टोन प्रोटीन, 2, 3 और ये 4 आपके पास प्रोटीन से। तो प्रत्येक के 2-2 अणु मिलकर क्या बना लेते हैं, 2 अणु इसमें, 2 अणु इसमें, 2 अणु इसमें, 2 अणु इसमें, इस तरीके से मिलाकर के क्या बनाते हैं, ऑक्टामर बनाते हैं, ऑक्टामर के बनाते हैं। और इसके चारों तरफ क्वाइल्ड क्या होकर के डीएनए लिपटा रहता है। तो आगे देखिए क्या लिखा गया, 2.25 चक्कर डीएनए रज्जु के लिपटे रहते हैं, 2.25 चक्कर, जिसमें 200 बेस पेयर होते हैं, जिसमें कुल कितने हैं, 200 बेस पेयर की बात की जा रही है, होते हैं। तो न्यूक्लियोसोम है क्या एक प्रकार से, तो न्यूक्लियोसोम आप देख रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन से, हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर अणु, अर्थात ये जो 4 इकाइयां लगी हैं, प्रत्येक इकाई की 2-2 इकाइयां आपस में यूनाइट हो जाती हैं और एक ऑक्टामर बनाती हैं। इसी के ऊपर ऐसे धागा लिपटा हुआ, आप ऐसे समझें कि एक ये मोती है, मोती के ऊपर ऐसे धागा लपेट करके एक बना दिया गया, दूसरा ऐसे, आप ऐसे समझने का प्रयास करें कि एक मोती है, एक ये मोती है, इसके ऊपर इस तरीके से धागा लपेट करके फिर इस तरीके से ऐसी टाइप की माला बनाई जा रही है। माला तो यहां बन रही है, बट इसमें इसको लपेट करके एक इस तरीके से जो माला बन रही है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने चित्र में क्या दिखाया है, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। ये देखिए कोर है, कोर का मतलब सेंटर भाग आपके पास मॉलिक्यूल, जिसमें क्या लगा हुआ है, हिस्टोन। कौन सी हिस्टोन है, H2A, H2B, H3, H4। ये मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं, इसके 4 मॉलिक्यूल्स, अर्थात यहां पर हमें क्या होंगे, 4 मॉलिक्यूल्स, लेकिन प्रत्येक के 2-2 मॉलिक्यूल्स आएंगे। इस तरीके से ये ऑक्टामर बन जाएगा ये चीज। और इसी में आप देखें जो टर्न लिपटे हुए हैं उसमें बात की गई है डीएनए मॉलिक्यूल्स। और अब हम बात करेंगे आगे, हिस्टोन क्या है एक्चुअली में, हिस्टोन प्रोटीन क्या है या कितने टाइप की हिस्टोन होती है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं हिस्टोन के बारे में। तो हिस्टोन प्रोटीन है वास्तविक क्या, हिस्टोन प्रोटीन अगर आप देखें धन आवेशित क्षारीय प्रोटीन है। क्या है, धन आवेशित क्षारीय प्रोटीन है, अर्थात आप कह सकते हैं ये पॉजिटिवली बेसिक एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है। देखिए H1, H2A,
H2B, H3H4। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पर तो 5 टाइप की मैंने दिखाया, लेकिन यहाँ पर जो है बीच में 4 होते हैं। एक जो H1 है वो क्या प्रोटीन बाहर होती है, जो ऑक्टामर है, ऑक्टामर से बाहर जो प्रोटीन्स पाई जाती है उसका नाम H1 हिस्टोन प्रोटीन्स है, H1 हिस्टोन प्रोटीन्स है यहाँ पर। अब देखिए जितनी भी ये हिस्टोन प्रोटीन्स है यह क्या लाइसिन व आर्जिनिन युक्त होती है, लाइसिन व आर्जिनिन युक्त होती है, कंटेनिंग होती है। तो देखिए लेकिन ऑक्टामर के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली 4 टाइप की ही प्रोटीन्स है, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये आपके पास प्रोटीन थी। तो देखिए ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और ये कैसा है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इस तरीके से ये क्या होता है, डीएनए जो मॉलिक्यूल्स या क्रोमेटिन थ्रेड है इसके चारों तरफ लिपट जाता है। तो देखिए मैं बात क्या कर रहा हूं कि जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर मॉलिक्यूल्स बना, हिस्टोन प्रोटीन्स कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स है। जबकि ये आपके पास क्रोमेटिन्स जो ये डीएनए मॉलिक्यूल्स है ये क्या है आपके पास निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, इसके तरफ क्या होता है, लिपटता हुआ ऐसे चला जाता है और इस प्रकार से न्यूक्लियोसोम मॉडल तैयार होता है। देखिए आगे बात करें तो बात कर रहे हैं माला के ऊपर, माला के ऊपर मोती समान रचना कुंडलित हो जाती है तो एक रचना बनती है, उस रचना का नाम है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बनाती है, एक रचना बन जाती जिसका नाम सोलेनॉइड है। माला के ऊपर मोती के समान जो कुंडलित रचनाएं बनती हैं उन रचनाओं का नाम है सोलेनॉइड। यानी तो एक न्यूक्लियोसोम कहा गया है, 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न आपके पास ये लिपटे रहते हैं इस तरीके से। सोलेनॉइड का मतलब कुछ अलग नहीं है, एक सिलेंडर टाइप की इस तरीके की रचना कह सकते हैं जो बन जाती है। अब बात हम करेंगे माला के ऊपर मोती अर्थात जिसको हम लोगों ने न्यूक्लियोसोम कहा है। ये क्या बनाता है, कुंडलित होकर के, ये कुंडलित होकर बना रहा है सोलेनॉइड बना रहा है। माला के ऊपर मोती अर्थात न्यूक्लियोसोम्स कुंडलित होकर क्या बना रहा है, जो है सोलेनॉइड बना रहा है। सोलेनॉइड कुंडलित होकर क्या बनाता है, क्रोमेटिन के तंतु बनते हैं अर्थात क्रोमेटिन के तंतु कुंडलित होकर क्या बनाएंगे, क्रोमेटिड बनाएंगे और क्रोमेटिड ही कुंडलित होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। तो आपने देखा भी कि सोलेनॉइड में है क्या, एक्चुअली में प्रोटीन लगी हुई थी, यानी न्यूक्लियोसोम में क्या भी आपने देखा, प्रोटीन्स लगी थी और डीएनए लगा था, यही दो चीजें तो थी वहां पर, प्रोटीन्स और डीएनए। इसी का मतलब क्रोमोसोम्स किसके मेडअप होते हैं, किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन्स और डीएनए के ही बने होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स मेडअप ऑफ द प्रोटीन्स एंड डीएनए मॉलिक्यूल्स। आगे हम उच्च लेवल पर, हाई लेवल की बात करें, उच्च स्तर पर क्रोमेटिड के पैकेजिंग में अतिरिक्त प्रोटीन की भी आवश्यकता पड़ती है जिसे हम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम्स प्रोटीन NHC भी कहते हैं। तो बात क्लियर हो रही होगी कि हम डीएनए की पैकेजिंग कैसे करते हैं। डीएनए की पैकेजिंग में सीधी सी बात, एक बार देखें, मोती की आपके माला के ऊपर मोती, माला के ऊपर मोती बात कही जा रही है जो मिलकर के कुंडलित होकर सोलेनॉइड की रचना बनाई। सोलेनॉइड क्या बना रहा है, ये क्रोमेटिन के तंतु बना रहा है। क्रोमेटिन तंतु कुंडलित होकर क्या बना रहे हैं, क्रोमेटिड बना रहे हैं। क्रोमेटिड कुंडलित होकर क्या बना रहे हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम मेडअप ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं। देखिए लास्ट में इसमें हम देखते हैं क्रोमेटिन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। क्रोमेटिन जो है वो क्या है, क्रोमेटिन क्या है, 2 प्रकार का, एक होते हैं यूक्रोमेटिन, दूसरे होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। पेपर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। तो देखें यहाँ पर डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। जो यूक्रोमेटिन है ये ढीले रूप से बंधे रहते हैं, यानी जो न्यूक्लियोसोम मॉडल था यूक्रोमेटिन जो है वो ढीले रूप से बंधे रहते हैं, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन क्या होते हैं, ये अच्छे अर्थात टाइटली जो है बाइंड होते हैं, ये बात कही जा रही है।
अगला देखें, जो यूक्रोमेटिन है अभिरंजित करने पर हल्का रंग लेते हैं। अगर इनको हम स्ट्रेन करते हैं तो ये क्या होते हैं, बहुत हल्का रंग लेते हैं, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन्स अभिरंजित करने पर क्या होते हैं, गहरा रंग लेते हैं, बहुत डार्क स्ट्रेन लेता है। अगला पॉइंट आता है, क्योंकि ये बहुत ढीला बंधा होता है इसलिए ट्रांसक्रिप्शन की दृष्टि से ये सक्रिय अर्थात एक्टिव होता है। क्योंकि यूक्रोमेटिन्स क्या है, ट्रांसक्रिप्शन अर्थात अनुलेखन की दृष्टि से देखें तो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, एक्टिव मॉलिक्यूल से, विकास क्योंकि ये ढीले रूप से बंधा होता है इसलिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है। जबकि हेटेरोक्रोमेटिन्स क्या होता है, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की दृष्टि से इनएक्टिव, निष्क्रिय होता है क्योंकि ये क्या, टाइटली बाइंड अप होने के कारण ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, आपने क्या देखा, डीएनए की पैकेजिंग के बारे में देखा कि डीएनए पैकेजिंग क्या है। इसमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को बार बार आप देखें, समझें। किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप हमें कमेंट्स द्वारा सूचित करें। जय हिंद, जय भारत।